हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और स्वागत करता हूं मैं आप सबका फिर से अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट सीरीज ऑफ चैप्टर दैट इज सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कोलिजन। सी सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कोलिजन, ये तीनों मिलकर एक चैप्टर बनता है जिसका पहला पार्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, मतलब सभी फिजिक्स ही इंटरेस्टिंग है लेकिन ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ द न्यू चैप्टर दैट इज सेंटर ऑफ मास। बढ़िया सी हेडिंग दे दीजिए, सेंटर ऑफ मास। अब भाई साहब सेंटर ऑफ मास यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास का असली मीनिंग क्या होता है? अब देखिए, जैसे कि तो जो सेंटर ऑफ मास होता है, जैसे कि सेंटर ऑफ मास होता है बेटा, यह वो पॉइंट होता है जहां पे ऐसा प्रतीत होता है कि बॉडी का पूरा जो मास है वो वहां पे आके सिमट गया है, कॉन्सेंट्रेट हो गया है। तो अब जैसे डेफिनेशन से तो आपको ये समझेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे बढ़ते जाएगा और हम टेक्निकलिटीज के और न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आपका रिजिड होते जाएगा। अब जैसे देखो, मान लो कि यहाँ पे ये कोई एक आर्म है ना, मासलेस आर्म है, कोई मास नहीं इसको। यहाँ पे मैंने एक बंदे को बिठाया जिसका वजन है 10 kg और दूसरे बंदे को मैंने बिठाया यहाँ पे जिसका वजन है 10 kg। अब अगर मैं बोलूँ ये जो सिस्टम है, दिस इज सिस्टम, ये दो बंदे मतलब क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। ये दो बंदों का अगर मैंने बोला व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, तो आप बिल्कुल बोल देंगे सर अगर इनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है तो यहाँ से 5 मीटर और यहाँ से 5 मीटर पे क्या है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इन दो बंदों का। लेकिन अगर वही मैं थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट कर दूं, अभी भी डिस्टेंस 10 मीटर ही है। ये है 10 मीटर और ये है बेटा 20 मीटर, ये है 10 kg का और ये है 20 kg का। डिस्टेंस अभी भी 10 मीटर ही है। अभी भी सेंटर में रहेगा बेटा सेंटर ऑफ मास? आप बोलोगे सर नहीं, अभी सेंटर में नहीं रहेगा। तो कहाँ रहेगा? थोड़ा सा 20 kg की तरफ शिफ्टेड रहेगा। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैं कोई एक ये पेन ले लेता हूँ, है ना। अब ये पेन तो वैसे होमोजीनियस बॉडी हो गया, हेट्रोजीनियस बॉडी है कि नहीं? होमोजीनियस बॉडी है, मतलब यूनिफॉर्म मास है। यहाँ पे जो मैंने सिस्टम कंसिडर किया था ये डिस्क्रीट था। डिस्क्रीट मतलब क्या कि यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल, बीच में कोई पार्टिकल नहीं। लेकिन ये जो मास है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास था ये डिस्क्रीट था। ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ये कैसा है? होमोजीनियस है, कंटिन्यूअस है। अब देखिए, जैसे मान लो अगर मुझे इस पेन को बैलेंस करना है तो क्या मैं यहाँ पे हाथ रख के बैलेंस कर सकता हूँ? नहीं। क्या मैं यहाँ पे उंगली रख के बैलेंस कर सकता? नहीं। क्या मैं इसके बीच में परफेक्टली ऐसा सेंटर पे उंगली रख के इसको थोड़ा सा ऐसा हल्का सा बैलेंस कर सकता हूँ? देखो लाइक दिस, हाँ, दो उंगली ले लेते हैं, देखो हो जाएगा बैलेंस। वही अगर मैं थोड़ा साइड में ले लिया तो इधर गिर जाएगा, इधर ले लिया तो इधर गिर जाएगा, बीच में ले लिया तो बराबर बैलेंस हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है बेटा कि ये जो पूरा बॉडी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस पूरे बॉडी का जो एक सेंट्रिक होता है, सेंटर ऑफ मास, जहां पे हम बोल सकते हैं कि पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब पूरे बॉडी का इफेक्ट अगर मुझे स्टडी करना है तो अगर मैंने उस पॉइंट का भी इफेक्ट स्टडी कर लिया तो इट इज इक्विवेलेंट टू द कंप्लीट बॉडी। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। क्या कहा जाता है उसको? सेंटर ऑफ मास कहा जाता है उस पॉइंट को। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास को? इट इज द पॉइंट ऑन द बॉडी और ऑफ द बॉडी। ऑफ द बॉडी मतलब एक तो वो बॉडी के ऊपर भी हो सकता है, नहीं तो बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के ऊपर ही हो, वो बाहर भी हो सकता है ना, बॉडी के बाहर। द पॉइंट ऑन द बॉडी और ऑफ द बॉडी वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी, होल मास ऑफ द बॉडी is supposed to be concentrated, is called as center of mass। सेंटर ऑफ मास उसको हम कहेंगे बेटा सेंटर ऑफ मास। अब जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सेंटर ऑफ मास मतलब दो बॉडीज के सिस्टम का हमको मास निकालना है, सेंटर निकालना है, उसके सेंटर में चले जाओ। नहीं बेटा, सेंटर ऑफ मास मतलब वो नहीं। सेंटर मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना आध्यात्मिक सेंटर, तो वो अध्यात्म का सेंटर होता है क्या? नहीं। जैसे अपन बोलते कोई हेल्थ सेंटर,
कंप्यूटर सेंटर, ये सेंटर, एग्जामिनेशन का सेंटर, तो पूरे एग्जाम का सेंटर होता है क्या? वो नहीं, सेंटर मतलब लोकेशन, एक हम ये बोल सकते हैं ना। तो सेंटर ऑफ मास मतलब क्या कि वह ऐसा एक बिंदु है, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है बेटा। क्या होता है? सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट। ये कोई ऐसा लाइन या फिर प्लेन नहीं होता है। सेंटर ऑफ मास ये ऐसा एक बिंदु है सिस्टम का, चाहे बॉडी डिस्क्रीट सिस्टम रहो, चाहे बॉडी होमोजेनियस सिस्टम रहो, चाहे बॉडी कंटिन्यूअस सिस्टम रहो, वो आगे अपन पढ़ेंगे ही। तो एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे बॉडी का मास आकर वहाँ पे सिमट में आ गया। आप ये गाना भी गा सकते हैं, नहीं गा सकते गाना, है ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, इट इज सपोज टू बी कॉन्स्टेंट, इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। अब जैसे यहाँ पे अपन बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, किसका बेटा? टू पार्टिकल सिस्टम। पहले अपन एकदम सिंपल में बात कर लेते, तो टू पार्टिकल सिस्टम का अपन सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, अपन शॉर्ट में सेंटर ऑफ मास को COM लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं कोई दो पार्टिकल पकड़ लेता हूँ। क्या पकड़ लेता हूँ बेटा? दो पार्टिकल्स पकड़ लेता हूँ, जिसका मास एक है बेटा m1, जो कि यहाँ से x1, y1 ये कोऑर्डिनेट पे, ये y एक्सिस हो जाएगा, ये x एक्सिस हो जाएगा, और एक दूसरा पार्टिकल बेटा जिसका मास कितना है m2, जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। इसको अपन लिखेंगे बेटा r1 बार, इसको अपन लिख देंगे बेटा r2 बार। व्हाट इज r1 एंड r2? r1 bar and r2 bar are the position vectors of two particles of mass m1 and m2 whose coordinates are x1, y1 and x2, y2। तो ये प्लेन में हमने दो पार्टिकल्स पकड़ लिए, इसका नाम ले लेते a, इसका नाम ले लेते b। a का मास है बेटा m1, b का मास है बेटा m2, और इनके कोऑर्डिनेट से x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट से x2, y2। सो व्हाट वुड बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल 1? The position vector of particle 1 will be x1 I cap plus y1 j cap, and the position vector of second particle r2 bar will be is equals to, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? x2 I cap plus y2 j cap। Now this will be the position vectors of the two particle system at point A and B। अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे हम? हाउ विल यू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास? तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है सर? सेंटर ऑफ मास जो होता है, अगर मान लो आपको इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है, कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है बेटा? x कोऑर्डिनेट। तो मैं लिखूंगा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इनटू x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सेकंड पार्टिकल इनटू x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पार्टिकल होल अपॉन लिख देंगे बेटा मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सेकंड पार्टिकल। इसीलिए कोई कोई बुक में इसको ऐसा भी लिखा गया है कि समेशन ऑफ mi xi अपॉन समेशन ऑफ mi, मतलब हम इसको लिख सकते हैं बेटा समेशन ऑफ mi xi अपॉन मास ऑफ द बॉडी। समेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज नथिंग बट द मास ऑफ द बॉडी। तो एडिशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, एडिशन ऑफ ऑल द मास एंड x कंपोनेंट, करस्पॉन्डिंग x कंपोनेंट ऑफ दैट, है ना? नहीं तो मास लोगे फर्स्ट पार्टिकल का और कोऑर्डिनेट लोगे सेकंड पार्टिकल का, नहीं बेटा। पहले पार्टिकल का मास उसका x कोऑर्डिनेट, दूसरे पार्टिकल का मास उसका x कोऑर्डिनेट, इन सभी का एडिशन होल अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। ये हो जाएगा बेटा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। व्हाट विल बी y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? वही बेटा क्या लिखेंगे बोलो? m1 y1 प्लस m2 y2 होल अपॉन क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे? m1 प्लस m2। तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? समेशन ऑफ mi yi अपॉन समेशन ऑफ mi। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि समेशन ऑफ ऑल द mi yi कंपोनेंट्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। दिस इज नथिंग बट y कंपोनेंट। मान लो 3 डायमेंशनल सिस्टम होता, स्पेस होता, क्या होता बेटा? स्पेस। तो z कंपोनेंट हम क्या लिख देते हैं बेटा? ZCM m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2, 2 पार्टिकल सिस्टम है। इसलिए अगर मुझे x और y कोऑर्डिनेट इंडिविजुअली नहीं निकालना है, एक साथ ही दोनों निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा? द पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट लिखेंगे यहाँ पे m1 r1 बार प्लस लिख देंगे यहाँ पे बेटा m2 r2 बार होल अपॉन लिख देंगे बेटा यहाँ पे m1 प्लस m2। अब इसमें ना तो आपको x निकालना पड़ेगा सेपरेट, ना तो y निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली दोनों कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, और यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते? देखो समेशन ऑफ mi ri अपॉन समेशन ऑफ mi, मतलब इसको लिख सकते हैं बेटा समेशन ऑफ mi ri बार अपॉन द मास ऑफ द बॉडी दैट इज m। तो अगर आपको यहाँ पे इंडिविजुअल x और y कंपोनेंट निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर भी निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब जब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल लेंगे बेटा, क्या लेंगे? न्यूमेरिकल, तो हम ये पाएंगे कि जो पोजीशन वेक्टर आपको मिला है सेंटर ऑफ मास का, ये तो हो गया आपका r2 बार, ये r2 बार, ये r1 बार।
तो जो पोजीशन वेक्टर में आपको मिलेगा बेटा वो कहीं तो भी यहाँ पे रहेगा, मतलब अब यहाँ पे नहीं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। कहने का तात्पर्य ये है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी विल लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पोजीशन वेक्टर of the center of mass of the body will lie on the line joining the two masses। दो masses को जो straight line यहाँ पे join कर रही है उसके ऊपर कहीं तो भी बीच में बोलो, थोड़ा इधर बोलो, थोड़ा उधर बोलो, मान लो अगर दोनों मास सेम होंगे तो एग्जैक्टली इसके सेंटर में, अगर m1 ज्यादा होगा तो थोड़ा m1 के तरफ, अगर m2 ज्यादा होगा m1 से थोड़ा m2 के तरफ, दोनों सेम होंगे तो बीच में। लेकिन एक बात निश्चित है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी विल ऑलवेज लाई on the line, center of mass of this two particle system will always lie on the line joining the two masses। हमेशा जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो दो पार्टिकल्स को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करी है उसके बीच में कहीं तो भी रहेगा। अब वो किधर किसके तरफ इंक्लाइन रहेगा वो बात की बात है, लेकिन बीच में रहेगा। सो यहां से आपको वही आंसर मिलेगा, है ना, क्लियर। चलो एक एग्जांपल के तौर पर अपन करके देख लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लो कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि टू पार्टिकल सिस्टम है, ऐसा दो पार्टिकल सिस्टम अपन ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा बेटा हमारा x कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन। यहाँ पे ले लेते अपन इसको ले लेते इसको ले लेते अपन x कोऑर्डिनेट 6, y कोऑर्डिनेट 8 और इसको ले लेते अपन x कोऑर्डिनेट 8, y कोऑर्डिनेट 6। ठीक है, तो ये 6 और ये 8 और ये 8 और ये 6, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1 बार और ये हो जाएगा बेटा मेरा सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r2 बार। और जानबूझकर मैं a और b पे जो पार्टिकल्स रखे हैं बेटा उन दोनों का मास जो है, दोनों का मास ऑफ a वो भी m ले लेता हूँ और मास ऑफ b दोनों वो भी क्या ले लेता हूँ बेटा m ले लेता हूँ जानबूझकर, या फिर अलग अलग ले लो, छोड़ो सेम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा अगर मुझे निकालना है इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आप एक काम करना, आप इसको फॉर्मूला वाइज तो वेरीफाई करके देखो, लेकिन अगर आपके पास ग्राफ पेपर होगा और नहीं भी होगा तो आप निकाल सकते हैं। टेक 1 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। स्केल तो होगी, पेंसिल तो होगा, है ना। 1 सेंटीमीटर की लाइन मारो, 10 सेंटीमीटर की प्लॉटिंग करो, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की प्लॉटिंग करो, है ना। कोऑर्डिनेट प्लॉट करो, यहाँ से 8 और 6 ये हो जाएगा b और यहाँ से 6 और 8 ये हो जाएगा हमारा a। हो गया प्लॉट। अब हमको निकालना है बेटा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या हो जाएगा देखो m1 x1 प्लस लिखेंगे m2 x2 होल अपॉन लिख देंगे यहाँ पे बेटा m1 प्लस m2। सो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल m, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल बेटा 6, व्हाट इज मास ऑफ सेकंड पार्टिकल बेटा m, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पार्टिकल 8। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा ट्वाइस m, खत्म। क्या आंसर आ रहा है देखो 6m प्लस 8m मतलब कितना हो जाएगा बेटा 14m अपॉन क्या लिख देंगे 2m। तो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट इज 7 यूनिट्स, जो कुछ होगा मीटर सेंटीमीटर 7 यूनिट्स आ जाएगा आपका। वैसे हाउ यू कैलकुलेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट विल बी m1 y1 प्लस m2 y2 होल अपॉन क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे m1 प्लस m2। चलो पुट द वैल्यूज एंड एंजॉय द आंसर। m1 है m, y1 कितना है हमारा देखो 8 प्लस m2 है m, y2 देखो हमारा कितना है बेटा 6 होल अपॉन m1 प्लस m2 कितना लिख देंगे बेटा ट्वाइस m। सो व्हाट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट इज 8m प्लस 6m कितना आ जाएगा बेटा बोलो अगेन 14m अपॉन क्या लिख देंगे 2m, m से m कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा बेटा 7 यूनिट्स अगेन। अब जो कुछ होगा मीटर सेंटीमीटर, इसका अर्थ क्या है बेटा व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर ले लेते, और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितना आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, अगर आपको सभी डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में होंगे तो। अब ये अलग अलग ना निकालते वक्त अगर आपको डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट निकालना है तो क्या फॉर्मूला है बेटा r सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट क्या लिखेंगे m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार होल अपॉन क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे m1 प्लस m2। सो व्हाट इज r कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 क्या है हमारा बोलो, m1 है हमारा m, एंड व्हाट इज पोजीशन वेक्टर बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस व्हाट इज m2 बेटा m, व्हाट इज r2, इट इज 8i कैप प्लस 6j कैप होल डिवाइड बाय क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे ट्वाइस m। m कॉमन निकाल कर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से m कॉमन निकलेगा और m के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो r कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा देखो 6i कैप
प्लस 8 आई कैप, तो ये जगह 14 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 6 जे कैप, ये जगह 14 जे कैप और होल डिवाइड बाय नीचे क्या बचेगा 2, तो ये बच जाएगा बेटा 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप। मतलब देखो एक साथ आपको एक्स कोऑर्डिनेट भी मिल गया है ना। तो बेसिकली आरसीएम क्या है आपका, आरसीएम इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जे कैप। तो यहाँ पे आपका आरसीएम क्या आ गया बेटा, ये आ जाएगा प्लस 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप, वही आ रहा है। और अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप क्या करो, वही डायग्राम निकालो, फिर ये आरसीएम प्लॉट करो। जब आप आरसीएम प्लॉट करोगे ना बेटा, तो आपको एग्जैक्टली ये दोनों के बीच में एक ये पॉइंट प्लॉट कर लेना और फिर ए से बी को एक लाइन मारना। तो देखना ये जो आपका पोजीशन वेक्टर आएगा आरसीएम है ना, ये आपका क्या हो जाएगा आरसीएम, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा क्या है ये 7,7, दिस आर नथिंग बट दिस विल लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ए और बी को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर आपका आर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास रहेगा, आरसीएम रहेगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। और ऊपर से काम कर लेना, क्योंकि मैंने दोनों मासेस कैसे ले लिए बेटा, सेम टू सेम ले लिए, तो इसके बीच में जो कुछ डिस्टेंस होगा उसका एग्जैक्टली आप आधा करोगे। तो यहां से भी ये जो दो डिस्टेंस रहेंगे ना, ये मान लो ये सी है, तो जो AC रहेगा बेटा, AC जो डिस्टेंस रहेगा वही क्या रहेगा आपका BC। क्यों, क्योंकि मासेस सेम है, इसीलिए। मान लो अगर A का मास ज्यादा होता थोड़ा सा हाफ से उधर रहता A की तरफ, अगर मान लो B का मास ज्यादा होता थोड़ा हाफ से B की तरफ रहता, ये कैसे रहेगा अपन बाद में देखेंगे। अब मैंने 2 बार बोल दिया तो ये तो दिमाग में बैठ ही गया होगा आपके, लेकिन प्रूफ अपन थोड़ा आगे चलकर आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अभी तो फिलहाल अपन ने क्या पढ़ा है कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, एक पॉइंट होता है, पॉइंट ही है बेटा जिसका आर कोऑर्डिनेट हमने निकाला आरसीएम, एक पॉइंट होता है। ये 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए हमने सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना वो देखा कि हमने एक पॉइंट पकड़ा जिसका मास m1 है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट पकड़ा जिसका मास m2 है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका आरसीएम कैसे xcm कैसे निकालना, ycm कैसे निकालना, जनरल फॉर्मूला एक वैल्यू देखिए फॉर्मूला निकाला और डायरेक्ट आरसीएम भी यहाँ पे हमने निकाला। और हमने ये पढ़ा यहां से कि द सेंटर ऑफ मास, जो दो center of mass of 2 particle system will always lie on a line joining the 2 masses, always 2 particle system का जो center of mass रहेगा, 2 particle system का जो center of mass रहेगा, वो हमेशा उसके बीच में जो लाइन आपने ज्वाइन किया है A से B के ऊपर जो लाइन जाती है उसके कहीं ना कहीं तो भी बीच में रहेगा। चलिए और एक न्यूमेरिकल यहाँ पे ले लेते हैं और एक पैरामीटर यहाँ पे अपन समझने की कोशिश ही कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, चलिए और एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे अपन, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लो अपन यहाँ पे वापस एक 2 पार्टिकल सिस्टम ले लेते हैं। कौन सा पार्टिकल सिस्टम बेटा, 2 पार्टिकल सिस्टम। इसका मास मान लो अभी m1, अभी सेम ले लेते नहीं तो वापस आंसर बीच में आ जाएगा। इसका मास मान लेते m2, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं अपन r, कितना है r। अभी कहीं तो भी यहाँ से यहाँ पे कहीं तो भी क्या रहेगा आपका सेंटर ऑफ मास रहेगा, COM कहीं तो भी रहेगा, पता नहीं कहाँ रहेगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं अपन कि यहाँ से सेंटर ऑफ मास से m1 का जो डिस्टेंस है वो है r1 और सेंटर ऑफ मास से जो m2 का डिस्टेंस है उसको अपन मान लेते हैं r2, है ना। जहाँ कहीं आपका सेंटर ऑफ मास आएगा वहां से अगर हम r1 को देखें, m1 को देखें, तो वो डिस्टेंस ये हो जाएगा बेटा हमारा r1, सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस हो जाएगा बेटा r2 और r1 प्लस r2 कितना है हमारा r है। यहाँ तक सीन क्लियर। अब सबसे पहले निकालते हैं अपन व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, कैसे निकालेंगे बेटा कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे देखो एक ही कोऑर्डिनेट है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट, ना y है ना z है, तो सीधा सीधा लिख देते हैं बेटा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 होल अपॉन लिखेंगे बेटा m1 प्लस m2। अब जब आप x1 और x2 कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो तब आपको एक ओरिजिन या फिर रेफरेंस फिक्स करना बहुत आवश्यक होता है। तो मान लेते हैं ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा 0। अगर m1 का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, m1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0, तो m2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से r डिस्टेंस पे है। क्लियर है। तो चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बेटा क्या हो जाएगा, देखो m1 कितना है हमारा m1, x1 कितना है हमारा 0, m2 कितना है हमारा m2, x2 कितना है हमारा x2 r है, m1 कितना है हमारा m1, फर्स्ट मास कितना है m1,
उसका कोऑर्डिनेट बेटा ओरिजिन से वो वहीं पे है सर, तो 0, कुछ है ही नहीं, उस पे ओरिजिन पे ही है। ये कहाँ पे सर, यहाँ से r पे, इसलिए x टू r लिख दिया, होल अपॉन नीचे क्या लिखेंगे m1 प्लस m2। क्या आंसर आ रहा है देखो, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का आंसर आ रहा है m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल ऑफ, ये हो जाएगा बेटा मेरा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब यहां से ये कहां से निकलेगा, देखो आपने कोऑर्डिनेट्स कहां से गिने, रेफरेंस ओरिजिन से, तो आपको जो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मिला वो भी कहां से मिलेगा, ओरिजिन से मिलेगा। हर चीज आप यहीं से गिनोगे। आपने इसका कोऑर्डिनेट गिना m1 का, वहीं से 0, आपने m2 का कोऑर्डिनेट गिना यहां से, वो आया r, तो आपको जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मिला यहाँ पे वो भी कहां से मिला, यहाँ से, और यहाँ से ये डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं बेटा, r1। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा कि वो द वैल्यू ऑफ r1 इज m2 अपॉन, क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे, m1 प्लस m2 ऑफ r, ये हो जाएगा बेटा मेरा r1 का डिस्टेंस। अब सर मुझे निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r2, क्या निकालना है मुझे, वैल्यू ऑफ r2। तो कैसे निकालूंगा मैं r2, वी नो डैट, हमें पता है क्या कि r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। अच्छा ये पता है, तो r2 क्या हो जाएगा फिर बोलो, r माइनस r1। अच्छा सही बात है, r लिखेंगे वैसे के वैसा। व्हाट इज r1 हो जाएगा सर हमारा m2 अपॉन, क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 ऑफ r। तो r2 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये m1 प्लस m2 ऑफ r माइनस m2 ऑफ r होल अपॉन, क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, m1 प्लस m2। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या लिख सकते बेटा अपन यहाँ पे, m1r प्लस m2r माइनस m2r अपॉन m1 प्लस m2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या मिल रहा है हमको, r2 हमको मिल रहा है बेटा m1 अपॉन m1 प्लस m2 ऑफ r। मिल गया r1, मिल गया r2, करो r1 प्लस r2, क्या मिलेगा आपको, r ही मिलेगा। देखो ना, r1 प्लस अगर आप r2 करो तो डिनोमिनेटर क्या है, m1 प्लस m2, ऊपर आएगा बेटा m1r प्लस m2r, तो r कॉमन, m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कैंसिल, मिल जाएगा आपको r1 प्लस r2 हो जाएगा r। अगर सर वहां से निकाला तो वही तो मिलेगा, क्या सर उल्टा उल्टा कुछ भी बता रहे हो, क्लियर है। तो ये है बेटा क्या, r1 इज द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मास फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, r2 इज द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, अब अगर मैं r1 को, इक्वेशन 1 को डिवाइड करूंगा r2 से, ओके तो कुछ तो भी मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा देखते हैं। डिवाइडिंग, बाजीगर ओ बाजीगर, इक्वेशन 1/2 वी गेट, तुम्हें बड़ा जादूगर, ओ तूने दिल मेरा तोड़ा, उससे फेविकॉल से जोड़ा, नहीं बराबर है, लिखेंगे r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा m2r अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे लिखेंगे बेटा m1r अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 कैंसिल, ये r और r भी कैंसिल, तो बचेगा क्या, m2 बाय m1। मतलब यहाँ से हमको क्या मिल रहा है बेटा कि r1 बाय r2 इज m2 बाय m1। क्या सिद्ध हो रहा है यहाँ से, वही जो मैं पहले से पटक के बोल रहा था कि अगर मेरा r1 ज्यादा है, r1 ज्यादा है r1, है ना, r1 देखो ये सेम टू सेम है, अगर मेरा दोनों मास सेम है बेटा, m1 m2 दोनों सेम है, इफ m1 और m2 दोनों कैसे होते बेटा मेरा सेम, तो m1 अगर m2 होता तो r1 r2 होता, तो जितना पहले मास का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से r1, उतना ही दूसरे मास का डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ मास से, दैट इज r2, r1 इज इक्वल टू r2 होता। अगर मासेस सेम होते तो, मासेस अलग है तो क्या होगा, डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, फिर कौन ज्यादा रहेगा सर, अगर मेरा m1 ज्यादा है, अगर मेरा m1 मान लो मेरा m2 ज्यादा है, कौन ज्यादा है m2, तो यहाँ पे न्यूमरेटर ज्यादा है तो यहाँ पे भी कौन ज्यादा रहेगा, न्यूमरेटर, तो अगर मेरा m2 ज्यादा है तो मेरा r1 ज्यादा रहेगा, मतलब अगर मेरा m2 है ज्यादा तो मेरा r1 हाफ से ज्यादा रहेगा, मतलब इंक्लिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके तरफ इंक्लाइन रहेगा, ज्यादा मास की तरफ।
अगर मान लो मेरा m1 ज्यादा है, मास m1 ज्यादा है तो r2 ज्यादा रहेगा। अगर मेरा m1 ज्यादा है, m2 से m1 ज्यादा है तो मेरा कौन ज्यादा रहेगा, m1 ज्यादा है तो मेरा r2 ज्यादा रहेगा। r2 इतना रहेगा, इससे थोड़ा ज्यादा रहेगा, मतलब यहाँ पे कहीं तो भी सेंटर ऑफ मास आएगा किसके तरफ इंक्लाइन हो रहा है, वो m1 की तरफ, और m1 कैसा है बेटा मेरा ज्यादा। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो इतने पूरे कार्यक्रम से जो हम सीखे ना बेटा, वो लाइन क्या, कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम always lies along the line joining the two masses, always lies on the line joining the two masses, and the distance of center of mass मतलब क्या, r1 और r2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ से, m1 m2 से, m1 से r1 पे सेंटर ऑफ मास, m2 से r2 पे, एंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास is inversely proportional to mass, and distance of center of mass from the body लिख देते हैं यहाँ पे, distance of center of mass कहाँ से, लेकिन सर from the mass is inversely proportional to the magnitude of mass। मतलब ही दूसरा स्टेटमेंट हम इसका लिख सकते हैं कि द सेंटर ऑफ मास इज स्लाइटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द ग्रेटर मास। मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे मान लो ये m1 है, ये m2 है, मान लो ये m1 है, ये m2 है, अरे मान लो रे, मानते ही नहीं कि ये m1 है और ये m2 है। अब यहां पे अगर मान लो m1 ज्यादा है m2 से, m1 ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स कहाँ रहेगा, m1, तो ये जो बेटा m1 अगर ज्यादा है तो हाफ से इधर, मतलब कहीं तो भी सेंटर ऑफ मास रहेगा आपका बेटा यहाँ पे, तो r1 छोटा रहेगा आपका r2 से। अगर m1 बड़ा है तो r1 छोटा रहेगा, अगर m1 बड़ा है तो r2 बड़ा रहेगा, मतलब r1 छोटा रहेगा, तो बराबर है इंक्लाइन। मान लो अगर आपका m1 से ज्यादा m2 बड़ा है तो सेंटर से थोड़ा इधर इंक्लाइन रहेगा बेटा आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो आपका r1 रहेगा बड़ा, r2 रहेगा छोटा। और अगर आपका दोनों सेम है, m1 इज इक्वल टू m2, तो एग्जैक्टली r1 इज इक्वल्स टू r2। कहानी खत्म है इतने इसमें। ये तो गोल्डन स्टेटमेंट है सर, हैशटैग मारो इसको, हैशटैग इतना बड़ा को हैशटैग मारेंगे सर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम ऑलवेज लाइज ऑन द, टू पार्टिकल सिस्टम की बात चल रही है, आगे चलकर 3 मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम में आएंगे। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस, एंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मास। जिस मास से m1 से आप गिन रहे हो, m1 से गिन रहे हो, अगर m1 बड़ा होगा तो r1 छोटा होगा, m1 अगर बड़ा होगा तो r1 छोटा होगा, सो ऑन। बस बहुत एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर है बेटा सीन यहाँ तक, फास्ट में लिख लो। और एक पॉइंट हमको बढ़िया से पढ़ना है, पूरा डीप में ही पढ़ेंगे बेटा, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एक स्टेटमेंट मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या, कि द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज even though we change the reference। सर इतना बाउंसर था ये लाइन, इतना बाउंसर है कि बॉल दिखा भी नहीं, बैट से भी टच नहीं हुआ। 15 नहीं 5 मिनट रुको, 5 मिनट देखो, ध्यान दो। एक सिस्टम अपन कंसिडर करेंगे, जानबूझकर सेम मास वाली कंसिडर करेंगे। कैसे मास वाली, सेम मास वाली।
इसको ले लेते 10 kg, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट लेंगे x कोऑर्डिनेट, और इसको भी ले लेंगे बेटा 10 kg। तो m1 m2 हो जाएगा हमारा 10 kg का। ये पूरा डिस्टेंस भी ले लेंगे बेटा 10 मीटर। कितना ले लेंगे? 10 मीटर है। तो ऑब्वियस है सर, आप बिंदास बता सकते हो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा इस सिस्टम का, 2 पार्टिकल सिस्टम है। तो सेंटर ऑफ मास आएगा यहाँ से दोनों के बीच में, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे। अब पहली दफ़ा हम इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं ओरिजिन, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ये। अब अगर मुझे निकालना है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो m1 x1 प्लस m2 x2 होल अपॉन लिखेंगे m1 प्लस m2। सो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? m1 कितना है मेरा प्लो 10, x1 मतलब इसका कोऑर्डिनेट कहाँ से? यही से, तो 0 सर। ओरिजिन से गिनते ना अपन हर कोऑर्डिनेट। इसका मास सर m2 10, इसका कोऑर्डिनेट सर कहाँ से? ओरिजिन से, वो है सर 10 होल अपॉन क्या लिख देंगे बेटा? m1 प्लस m2, 10 और 10 हो जाएगा 20। तो 10 इंटू 0 100 नहीं होगा ना? क्या होगा? 0। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा बेटा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 100 अपॉन कितना? 20। तो ये हो जाएगा सर 5 मीटर। 5 मीटर सब मीटर्स में था ना, ठीक है। तो ये 5 मीटर भी कहाँ से आएगा? यहाँ से। मतलब यहाँ से अगर आप 5 मीटर जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? सेंटर ऑफ मास। तो अगर ये 5 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया? ये कोऑर्डिनेट मिल रहा है। अभी इसी सिस्टम को मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे ना कंसिडर करते, थोड़ा सा यहाँ पे ओरिजिन मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ। ये 0 है, यहाँ पे है मेरा 10 kg, यहाँ पे भी है मेरा 10 kg। इसको मैंने रख दिया यहाँ पे 2 मीटर पे, ये कोऑर्डिनेट है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 12 मीटर। क्यों? क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है? 10 मीटर। ये तो अगर मेरा पहला मास, बस मैंने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया आगे, 2 मीटर से आगे लेके गया। तो ये जो था ऐसे मेरा यहाँ पे, उसको 2 मीटर से मैं कहाँ लेके गया? आगे लेके गया। अभी हुआ क्या है देखो, वी हैव चेंज द रेफरेंस। जो रेफरेंस पहले मेरा, अभी भी रेफरेंस मेरा ओरिजिन है, लेकिन मैंने सिस्टम को क्या कर दिया? एज इट इज आगे मूव करवाया। तो जो मेरा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है वो चेंज होगा, क्योंकि मेरे इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हुए। लेकिन जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, यहां से जहां पे आ रहा है, यहां से 5 मीटर आगे आ रहा था बेटा, तो यहां से भी 5 मीटर आगे ही आएगा मेरा सेंटर ऑफ मास। मतलब 2 मीटर से 5 मीटर आगे, मतलब कहाँ आएगा बेटा? सेंटर ऑफ मास मेरा ओरिजिन से आएगा मेरा 7 मीटर पे। मतलब यहाँ से कितने मीटर पे बेटा? 5 मीटर पे। और यहाँ से भी कितने? 5 मीटर पे। तो मेरा जो है कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हुआ, लेकिन उसका जो लोकेशन है सेंटर में, इसके सेंटर में, वो यही वही रहा। अब इसको प्रूफ करवा देता हूँ आपको। देखो, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? वही लिखेंगे बेटा m1 x1 प्लस m2 x2 होल अपॉन क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? m1 प्लस m2। व्हाट इज मास फर्स्ट? 10, उसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? ओरिजिन से 2 मीटर, प्लस सेकेंड मास कितना है? 10, उसका कितना है बेटा? यहाँ से 12 मीटर, होल अपॉन क्या लिखेंगे बेटा? m1 प्लस m2 क्या लिखेंगे? 20। तो क्या हो जाएगा बेटा? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बेटा? 20 प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 120 अपॉन 20। 20 से 20 कैंसल कितना आ जाएगा? 140/20। 20 से 20 कैंसल, आंसर आ जाएगा 7 मीटर। तो ये x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का है 7 मीटर। लेकिन कहाँ से? जहाँ से गिन रहे वहाँ से। तो यहाँ से 7 मीटर पे आया, यहाँ से ये 7 मीटर, यहाँ से ये 2 मीटर, तो ये कितना? 5 मीटर। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो लोकेशन है इसके बीच में, वो चेंज नहीं होगा, अल्दो वी चेंज द रेफरेंस। रेफरेंस चेंज करने से यहाँ से, मतलब ऐसा है कि भाई कि मैं रेफरेंस अभी अलग कर लिया तो सेंटर ऑफ मास अभी ये सेम मास होकर भी बीच में नहीं आएगा, इधर उधर कहीं चला जाएगा, क्योंकि रेफरेंस चेंज हो गया। नहीं, बीच में ही आएगा। अभी भी 7 मीटर, मतलब 2 और 12 मीटर के बीच में ही है 7 मीटर। तो ये होता है बेटा इस लाइन का मीनिंग, हैश लाइन, गोल्डन लाइन। क्लियर है? अब ऐसे आप किसी भी कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। चलो एक वाई कोऑर्डिनेट में ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए। इसको मान देंगे अपन बेटा ओरिजिन, इसको मान लेंगे अपन क्या? ओरिजिन। एक मास ले लेते हैं यहाँ पे 100 kg, जो यहाँ से मान लेते हैं अपन 5 मीटर पे है। इसका ऐसा लिख देता हूँ मैं, इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ बेटा 5 मीटर। ये 5 मीटर पे है यहाँ से,
और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 200 kg जो यहाँ से 10 मीटर पे है, 10 मीटर पे। अब अगर ये दोनों मास सेम होते बेटा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ था, एग्जैक्टली इनके बीच में। इनका बीच मतलब अगर 5, ये यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से 10 मीटर, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 5 मीटर। तो यहाँ से आता इनके बीच में, मतलब यहाँ से 2.5 और यहाँ से 2.5, तो यहाँ से आता 7.5। अगर ये भी 100 होता तो की बात है ना। अभी नहीं है तो क्या होगा, 200 kg की तरफ थोड़ा इंक्लाइन आएगा, मतलब आंसर आपका यहाँ से 5 और 2.5 7.5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा आंसर, क्योंकि 200 की तरफ इंक्लाइन रहेगा सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज क्या बेटा, m1 y1 प्लस क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे m2 y2 होल अपॉन क्या लिखेंगे m1 प्लस m2। व्हाट इज m1 बोलो, इसको पकड़ लेते हैं m1 100 को, तो 100 इंटू क्या लिखेंगे बेटा, 100 इंटू बोलो 100 इंटू क्या लिखेंगे बेटा 5 प्लस 200 इंटू क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम 200 इंटू लिखेंगे 10 होल अपॉन क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 कितना लिखेंगे बेटा 300। सो व्हाट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा बेटा मेरा 500 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 2000 अपॉन नीचे कितना बेटा 300, तो ये हो जाएगा बेटा 2500 डिवाइड बाय कितना 300 खचक खुचक। व्हाट इज 25/3, 25/3। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 25/3, मतलब 3 कितने ज़ा 3 8 ज़ा 24, 8.33 मीटर। देखो 7.5 से ज़्यादा आ गया, 7.5 से ज़्यादा आ गया। मान लो मैं इसको 100 kg लेता तो अभी भी इसके बीच में कहीं तो गया था, लेकिन दोनों मास सेम होने के कारण सेंटर ऑफ मास कहाँ था, एग्जैक्टली बीच में। मतलब यहाँ से 2.5 और यहाँ से 2.5, तो ये 5 और ये 2.5, आंसर क्या आ जाता है बेटा 7.5 मीटर पे आता। देखो ट्राई करके देखते हैं। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी, वापस वही फॉर्मूला क्या है बेटा, m1 y1 प्लस बोलो m2 y2। बोर हो गए सर फॉर्मूला लिख लिख के, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, व्हाट इज m1 सर 100 kg, और क्या कोऑर्डिनेट है उसका, यहाँ से ओरिजिन से कहाँ पे 100 पे, हर कोऑर्डिनेट ओरिजिन से गिनना पड़ेगा आपको। 100 इंटू कितना 5 प्लस दूसरा भी क्या है 100 इंटू यहाँ से कितनी दूरी पर है 10 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब क्या लिखेंगे सर 200। कितना आ रहा है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये 500 प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे 500 प्लस 1000 अपॉन क्या लिख देंगे यहाँ पे 200, तो ये हो जाएगा 1500 डिवाइड बाय 200 खचक खुचक 15/2, 15/2 मतलब भी y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा सर 7.5 मीटर। तो 7.5 मीटर भी कहाँ से गिनेंगे, यहाँ से नहीं, जहाँ से सब गिन रहे थे वहाँ से, ओरिजिन से 7.5 मीटर। तो अभी इतना तो न्यूमेरिकल्स और एक्सप्लेनेशन काफ़ी है ये समझने के लिए कि 2 पॉइंट सिस्टम पे जो आपका सेंटर ऑफ मास होता है वो हमेशा उसके वो दो मासेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर रहेगा। कहाँ रहेगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर सेम रहा तो सेंटर में रहेगा। उसका लोकेशन अगर आप ओरिजिन चेंज कर दो तो उसका लोकेशन चेंज नहीं होगा, लोकेशन वही रहेगा, बस रेफरेंस जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर आप इसको नीचे खींच रहा हो तो यहाँ से 2.5 पे आ जाएगा, अगर आप ऊपर लेके गए इसको तो यहाँ से 7.5 पे आएगा, लेकिन यहाँ से 2.5 पे ही है। ठीक है, तो क्या हुआ, आया बीच में ही, वो लोकेशन वही है, बस कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। क्यों, क्योंकि सिस्टम आगे चले गए। तो ये सब यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन रहा है। दिस इज फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। क्लियर है। अब ऐसे हम पढ़ेंगे, अब 2 3 भी हो सकते। सिंगल पार्टिकल सिस्टम का तो सेंटर ऑफ मास रहेगा नहीं भाई, उसका तो वही रहेगा सेंटर ऑफ मास, इसलिए 2 पार्टिकल सिस्टम से। अभी आगे अपन पढ़ेंगे मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम। मल्टीपल मतलब क्या, 2 से ज़्यादा, 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके न्यूमेरिकल्स भी अपन अगले इसमें लेने की कोशिश करेंगे। बाद में अपन पढ़ेंगे कंटिन्यूअस मास सिस्टम। अभी फिलहाल जो अपन ये पढ़ रहे हैं ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कैसा है, डिस्क्रीट। ये भी आप थोड़ा एक शॉर्ट में लिख लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस के तहत कि व्हाट इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मतलब क्या बेटा, 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होते हैं। एक होता है बेटा आपका कॉन्टिन्यूअस और एक होता है बेटा आपका डिस्क्रीट। ये जो अपन फिलहाल पढ़ रहे पार्टिकल सिस्टम, ये डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, कि मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हेडिंग दे दीजिए फास्ट में, मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो 2 तरह के मास डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे बेटा, एक रहेगा डिस्क्रीट और एक रहेगा बेटा कॉन्टिन्यूअस। एक रहेगा डिस्क्रीट, एक रहेगा कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब क्या, विखुर लेना, कि जैसे यहाँ पे एक मास है m1, यहाँ पे m2, यहाँ पे m3, यहाँ पे m4, यहाँ पे m5, यहाँ पे
ये हो जाएगा डिस्क्रीट मास सिस्टम। कैसा मास सिस्टम हो गया बेटा ये? डिस्क्रीट मास सिस्टम, कॉन्टिन्यूस नहीं है। जैसे ये पेन, जैसे मान लो अगर आप कोई रॉड ले रहे हो, बैट ले रहे हो या फिर हॉकी स्टिक ले रहे हो, तो वो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूट, हर जगह पे मास है उसका, हर जगह मास है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास है लेकिन यहाँ पे मास ही नहीं है, यहाँ पे मास है ये वाला लेकिन यहाँ पे मास ही नहीं है। तो ये डिस्क्रीट मास सिस्टम है, पार्टिकल मास सिस्टम। तो इसको कहा जाता है बेटा डिस्क्रीट मास सिस्टम। कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम मतलब क्या कि जैसे मान लो आपने एक रॉड ले लिया, यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी हर जगह टक 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 हर जगह मास है, कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे मास है, थोड़ा आगे जाएंगे तो मास ही नहीं है, डिस्क्रीट मास सिस्टम। कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में भी दो प्रकार आएंगे, एक आता है आपका होमोजीनियस और एक आता है बेटा आपका नॉन होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस नहीं है, मिक्सचर थोड़ी है, नॉन होमो एंड होमोजीनियस। और नॉन होमोजीनियस मतलब क्या कि जैसे मान लो सर अगर आपका मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, होमोजीनियस को यूनिफॉर्मली अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस है लेकिन यूनिफॉर्म है। और ये नॉन होमोजीनियस है, मतलब ये कैसा है बेटा? कंटिन्यूअस है लेकिन नॉन होमोजीनियस है, मतलब ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या सर? देखो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे एक ये रॉड पकड़ो और एक ये रॉड पकड़ो, समझ में आ गया? अगर आप गौर करो तो ये दोनों भी कंटिन्यूअस ही है, ये दोनों भी कैसे? ये पूरा भरी है, ये पूरा भरा है ना, रॉड है ये, ठीक है, ये भरा है। थोड़ा बेसबॉल, ये मान लो एक ऐसा रॉड है और एक बेसबॉल का कैसा होता है, थोड़ा पहले पतला होता है बाद में मोटा 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 होते जाते हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा मोटा बना दिया। अब यहाँ पे ये पूरा भरा हुआ है बेटा, ठीक है, तो ये दोनों कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट नहीं है, दोनों कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें भी फर्क है। ये यूनिफॉर्म है, मतलब कैसा कि मास पर यूनिट लेंथ जो है इसका ये कांस्टेंट है। मतलब अगर आप इतने पार्ट का मास गिने, इतने पार्ट का, ये एक्स पार्ट का, और उतना ही एक्स डिस्टेंस आप यहाँ पे बनाए, तो जो मास एम यहाँ पे मिलेगा वही मास आपको एम यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्स डिस्टेंस 1 मीटर का अगर मास गिने तो मान लो आपको मास मिलेगा m1, और यहाँ पे सेम 1 मीटर का अगर आपने मास गिन लिया एक्स डिस्टेंस का तो आपको मिलेगा m12। मतलब डिस्क्रीट, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। हर 1 मीटर का मास वही, हर 1 मीटर का मास वही, हर 1 मीटर का मास वही नहीं है, अलग अलग है। तो ये कॉन्टिन्यूअस बट होमोजीनियस, कॉन्टिन्यूअस बट होमोजीनियस या फिर यूनिफॉर्म, और ये कॉन्टिन्यूअस बट नॉन होमोजीनियस या फिर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। होमोजीनियस अच्छा बेस्ट, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो यूनिफॉर्म और ये नॉन यूनिफॉर्म। फिर और मास भी 3 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अपन वो नहीं पढ़ेंगे। जब अपन सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडीज पढ़ेंगे, कौन से बॉडीज? सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडीज जब हम पढ़ेंगे। फिलहाल अपन कौन से बॉडीज पढ़े? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में भी 2 प्रकार आएंगे, एक 2 पार्टिकल सिस्टम जो अभी हम पढ़ चुके हैं, और एक n पार्टिकल सिस्टम। n पार्टिकल मतलब क्या? 2 से ज़्यादा, खत्म। तो सेम फॉर्मूला है बस भाई, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। 2 पार्टिकल सिस्टम और n पार्टिकल सिस्टम, ये डिस्क्रीट में हो गया। कंटिन्यूस में मतलब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो जब अपन कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तभी अपन लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा, मास पर यूनिट लेंथ, एरियल मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये किस में आएगा? हमारा कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में। तभी हम ये सब पढ़ लेंगे। क्लियर है? बस मैंने आपको एक थोड़ा सा फ्रेम करके दिया कि ऐसा सीन होने वाला। तो ये था हमारा बेसिक सा, ज़्यादा हम बड़ा करेंगे नहीं। 3 पार्टिकल सिस्टम और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स हम अगले इसमें ले लेंगे, और बाद में अपन जाएंगे टुवर्ड्स कंटिन्यूस मास सिस्टम। तब तक आपको क्या करना है भाई? पढ़ते रहिए, ट्रेन को जाने दीजिए गई। तब तक आपको क्या करना है? पढ़ते रहना है, नोट्स निकालते रहना है, और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते रहिए बढ़िया से, ठीक है। और हेल्दी रहिए, खुश रहिए, और अपनी लक्ष्य की ओर स्लोली आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले इसमें, बाय।